गाइज मैंने कोशिश की थी कि ये लेक्चर मैं लाइव आपके साथ रिकॉर्ड कर लूँ, बट कुछ कारण हुआ कि ये लाइव में नहीं कर पाया, तो मैंने इसलिए क्या कर लिया, मैंने इसको रिकॉर्ड करके अब अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पीजीबीपी को आज हम फुल फ्लेज्ड हम इसको आज इख्तिताम कर लेंगे। पीजीबीपी का पूरा चैप्टर जो है आज हम कवर अप कर लेंगे। एक तो हमने पहला पार्ट जो था लाइव सेशन में जो हमने किया था एक्सपेंसेस अलाउड करके, पीजीबीपी लाइव फुल रिवीजन का एक लाइव सेशन था हमारा। उसमें से हमने जो कैटेगरीज थी सेक्शन 29, 28 से लेकर हमने 37(1) तक किया था, और उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ एक्सपेंसेस डिसअलाउड करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सपेंसेस डिसअलाउड आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पीजीबीपी चैप्टर में वो सारा काम है एक्सपेंसेस डिसअलाउड का। एक्सपेंस अलाउड नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड के। ठीक है, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता क्या है सबसे पहले तो वो हम देख लें। सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हम इनकम लिखते हैं और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। बहुत सारे एक्सपेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इस नेट प्रॉफिट को हम दिखाते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है और इस पर हम टैक्स लगाइए। हम इनकम टैक्स ऑफिसर को कहते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है, इस पर टैक्स लगाइए। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि भैया मैं तुम्हारा क्यों मानूं, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनमें से कुछ मैं अलाउ कर लूंगा, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो यहां से मैं डिसअलाउ कर लूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे ये फर्क पड़ेगा जितने यहां पे अलाउ हो जाएंगे एक्सपेंसेस, ठीक है उनको रहने दीजिए, लेकिन जितने डिसअलाउड हो गए वो सारे के सारे जो है नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये सारे डिसअलाउड खर्चे नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, और टैक्स जो लगेगा ये इस बढ़े हुए नेट प्रॉफिट पे लगेगा। समझ आया डिसअलाउड का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो चलिए पहला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ साथ। सेक्शन नंबर है 37(2)B। सेक्शन 37(2)B क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, क्या सर सारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डिसअलाउड है? जवाब है नहीं। सरकार ने कहा आपने कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये डिसअलाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। इफ, कब डिसअलाउ हो जाएगा? अगर आपने कोई पब्लिकेशन में किया है, पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इन एनी टाइप, किसी भी टाइप से आपने पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया, तो सरकार ने कहा कि ये खर्चा यहां से डिसअलाउ हो जाएगा, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। हाउएवर, अगर आपको याद होगा डिडक्शन चैप्टर में हमने आपको एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 80 GGB। ठीक है, तो GGB जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहता है कि आप देखिए क्या होता है डिडक्शन, और यहां पे क्या सर यहां पे अलाउ कर दीजिए या डिडक्शन में दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बच्चे। ये जो डिडक्शन का 80 GGB का अमाउंट है, ये GTI से माइनस होता है, GTI ग्रॉस टोटल इनकम से। और ये जो है, ये जो अमाउंट है डिसअलाउड, ये किससे माइनस होगा? ये माइनस नहीं होगा, ये ऐड बैक हो जाएगा आपकी इनकम में। इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो GTI बढ़ जाएगा। फिर GTI में से भले ही आप इसको लेस कर लो, यहां पे सरकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर आप इसको GTI से पहले यहां पे माइनस नहीं कर सकते। तो सेक्शन 37(2)B कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगर आपने कोई किया है तो वो डिसअलाउ करेगी सरकार। अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में किया है, और ये अलाउ हो जाएगा। GGB आपको अगर याद होगा ये सिर्फ कंपनीज के लिए है। एक GGC भी था, GGC वाला यहाँ पे कवर अप नहीं है, तो GGC के लिए यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे भी अलाउड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिकेशन में अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आइए। पहला सेक्शन जो हमने कवर अप कर लिया सेक्शन 37(2)B।
अब अगला सेक्शन है 38(2), एसेट यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन एज वेल एज पर्सनल यूज। हमने एसेट को यूज कर लिया बिजनेस प्रोफेशन में और पर्सनल यूज में, ठीक है जी। यहां पे आइए, सेक्शन 38(2), ये कैसा है? मान लीजिए मेरे पास एक कार है, इस कार से मैं ऑफिस भी जाता हूं, ऑफिस यूज के लिए भी है, और इस कार को मैं पर्सनल यूज में भी लाता हूं। तो मुझे बताइए, आप जब ऑफिस का, देखो ये ऑफिस जो है इसको मैं बिजनेस बोलूंगा, यहाँ पे ये ऑफिस जो है ये बिजनेस है, मतलब ये कार बिजनेस में भी यूज होती है और पर्सनल नेचर के लिए भी यूज होती है। अब सरकार ने कहा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें आपका कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं आना चाहिए। तो मुझे बताइए, कार में अगर आपने 1000 रुपए का एक्सपेंस किया, इसमें आप कैसे बाइफरकेट कर पाओगे कि मेरा पर्सनल नेचर का खर्चा कितना है और मेरा बिजनेस पर्पस खर्चा कितना है? बड़ी मुश्किल है भैया। तो सरकार ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा परसेंटेज, ये आपको परसेंटेज बताएगा कि आपका, मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि आपका 30% जो है ये आपका पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर का है। आपने यहां पे खर्चा डेबिट किया है 1000 रुपए, सरकार ने कहा, इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि भैया ये 1000 रुपए किस बात का डेबिट है? आपने कहा जी कार का मैंने रिपेयर करा दिया था। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा इसको यहां से हटा दो, इसको हटा दो। तो क्या करूं? ये तो ऑफिस के लिए भी यूज होता है, बिजनेस के लिए भी यूज होता है, पर्सनल के लिए भी यूज होता है। और असेसिंग ऑफिसर का 30% जो है, 30% इसमें पर्सनल यूज है, मतलब 1000 में से 300 रुपए जो है, 300 रुपए वो पर्सनल यूज के लिए है और बाकी का बचा 700 आप यहां पे रख सकते हो। लेकिन यहां से इस 1000 में से 300 रुपए को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 300 रुपए पर्सनल नेचर का है, ठीक है। तो सरकार कहती है कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप ऑफिस के लिए भी यूज करते हो और पर्सनल नेचर में भी यूज आता है, तो सरकार कहती है कि ऐसे केस में डिटरमाइन किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर द्वारा कि कितना परसेंटेज आपका पर्सनल नेचर का है, वो परसेंटेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 40A स्मॉल ए है। ये कहता है टीडीएस का डिफॉल्ट अगर आपने किया है तो क्या होगा? टीडीएस का डिफॉल्ट अगर किया है तो इसमें 2-3 चीजें हैं आपको जो देखनी पड़ेंगी। सेक्शन 40 स्मॉल ए, टीडीएस डिफॉल्ट। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, एनी सम पेएबल टू एनआर, या मैं इसको बोलूंगा आउटसाइड इंडिया आपने कोई सम पे करना है, पेएबल, अगर ये टैक्सेबल है, इफ टैक्सेबल इन इंडिया, तो आपको जब भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का प्रोविजन आपको लगाना पड़ेगा सेक्शन 195 के द्वारा। जो जितने भी प्रोविजंस हैं या बहुत सारे इसके अलावा भी सेक्शन हैं जिनमें टीडीएस के प्रोविजंस हैं एनआर द्वारा, तो मैक्सिमम जो है 195 में ही मोस्टली कवर है। तो मुझे बताइए, अगर आपने किसी भी कारण ये टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगा लिए तो क्या होगा? तो सरकार ने कहा आपके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, आइए जरा देखते हैं। डिफॉल्ट अगर आपने किया, डिफॉल्ट 2 तरह का हो सकता है। आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, या आपने डिडक्ट तो किया, नॉट डिपॉजिटेड ऑन टाइम। टीडीएस के चैप्टर में मैंने टाइम बता दिया है कब तक हमें ये डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो आपके साथ अलग प्रोविजंस लगेंगे, लेकिन अगर आपने
दोनों नहीं किए तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, आइए देखते हैं। सरकार कहती है जितना भी पेमेंट आपने यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खर्चे को दिखाया था, मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपए का खर्चा था जो आपको एनआर को आउटसाइड इंडिया पेमेंट करना था। सरकार ने क्या, यदि ये टैक्सेबल है, आपको इसमें टीडीएस के प्रोविजंस लगाने थे और आपने टीडीएस नहीं काटा या काटने के बाद जमा नहीं कराया। जमा कब तक कराना है? विद इन द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, आईटीआर की ड्यू डेट तक आपको ये जमा कराना है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो 1,00,000 रुपए है इसको मैं डिसअलाउ करूंगा यहां से। मतलब मैं मानूंगा ही नहीं कि आपने खर्चा किया है। अगर आपने खर्चा किया है तो टीडीएस के प्रोविजन लगा लीजिए। अगर आपने टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगाए, किसी भी कारण नहीं लगा पाए, तो सरकार कहती है कि भैया सुनो, ये जो 1,00,000 रुपए का खर्चा है मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। तो यहां से ये खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। अगर आपने इस गलती को सुधारा, आपने कहा कि चलो ठीक है भैया, हमने गलती हो गई हमसे, अब हमें माफ कर दीजिए, हमने क्या कर लिया, हमने अगले साल या इसी साल मान लीजिए इस अमाउंट पे टीडीएस का भुगतान कर लिया, मैंने उसको और पेमेंट करना था एनआर को मान लीजिए, तो मैंने टीडीएस काटा, या मैंने अगले साल मुझे उसको कुछ और पेमेंट करना था, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा कि भैया तुम्हारा पिछले साल का जो टीडीएस है वो पहले यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल नहीं काटा तो मुझे दिक्कत हुआ। अब इस साल में क्या करूंगा, इस साल का भी टीडीएस काटूंगा और पिछले साल का भी टीडीएस काटूंगा। तो अब जो पिछले साल का टीडीएस इस 1,00,000 का है वो जब मैं जमा कराऊंगा, तो सरकार ने कहा जिस साल आप जमा कराओगे, जिस साल अपनी गलती को रेक्टिफाई करोगे, तो रेक्टिफिकेशन के केस में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन के केस में ये होगा कि ये अलाउ हो जाएगा। जिस साल आपने इस गलती को रेक्टिफाई कर लिया, इसी साल ये खर्चा भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरा इसी का पार्ट है, ये तो एनआर का केस था। यहां पे आपने कोई पेमेंट करना है, सम पेएबल टू रेसिडेंट, आर को आपने रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करना, जिस पे पेयर को टीडीएस काटना था, टीडीएस टू बी डिडक्टेड। लेकिन टीडीएस कैसे काटना है वो आपको टीडीएस चैप्टर में हमने एक बार बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता यहां पे उसका डिस्कशन करने का जरूरत है। अगर टीडीएस नहीं काटा, इसने डिफॉल्ट कर लिया, पेयर ने डिफॉल्ट कर लिया, डिफॉल्ट यहां पे भी दो तरीके का हो सकता है, नॉट डिडक्टेड, टीडीएस काटा ही नहीं, हां दूसरा डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। इस केस में क्या होगा, सरकार ने कहा चूंकि ये आपको रेसिडेंट को पेमेंट करना है, ये कहीं ना कहीं तो हम इसको पकड़ सकते हैं, ऊपर तो एनआर था, क्या पता हाथ में आ जाए ना आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, इस रेसिडेंट को हम कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं। तो जितना पेमेंट, टोटल पेमेंट जितना आप इसको करोगे उसका 30% यहां पे डिसअलाउ हो जाएगा। याद रखना, एनआर के केस में 100% डिसअलाउ हो जाएगा और आर के केस में आपको 30% डिसअलाउ हो जाएगा। और यदि आपने रेक्टिफाई कर लिया, अपॉन रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन के केस में आपको ये 30% जो है अलाउ हो जाएगा अपॉन रेक्टिफिकेशन। आप इस साल रेक्टिफाई कर लीजिए, अगले साल कर लीजिए, जिस साल आप रेक्टिफाई करेंगे उस साल क्या होगा, ये 30% अलाउ हो जाएगा। हाउ एवर, एक और चीज है, हाउ एवर अगर टीडीएस आपने नहीं काटा, यहां पे स्टार मैंने लगा देता हूं, टीडीएस मैंने काटा ही नहीं, मैं काटना भूल गया, टीडीएस नॉट डिडक्टेड के केस में,
टीडीएस काटा तो डिपॉजिट करना भूल गए तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे और आप पे जो मैंने कहा कि 100% या 30% का डिसअलाउड हो जाएगा अमाउंट, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीडीएस काटना भूल गए और सरकार ने जब उस एसएससी का अपना आईटीआर देखा, इनकम टैक्स रिटर्न देखा, उसमें सरकार ने पाया कि उसने अपनी इनकम्स में वो वाली इनकम्स भी शामिल की है जो आपसे पेमेंट्स रिसीव हुई है। जो आपने पेमेंट किया था वो इस एसएससी ने, जिसको आपने पेमेंट किया, उसने उन इनकम्स को अपनी इनकम में शो कर लिया। तो सरकार कहती है कि मैं आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानूंगा इस केस में। हाँ देखो, ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखो एग्जाम में ये हो जाएगा, एग्जाम में आपके पास या तो आएगा कि भैया इसने डिफॉल्ट किया या नहीं किया। हाउ एवर, अगर एसएससी इन डिफॉल्ट जो था अभी तक नॉट डिडक्टेड के केस में, अगर पेई की इनकम में पाया गया कि एसएससी ने जितना पेमेंट उसको किया था वो पेई अपनी इनकम में शो कर रहा है, तो सरकार कहती है कि इस एसएससी को मैं एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानूंगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक और सेक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने कोई इनकम टैक्स शो कर रखा है या कोई इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स शो कर रखा है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने माइनस कर रखा है, तो ये सारे खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। ये सारे खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है, ये खर्चे अलाउड है, ये खर्चे अलाउड है। ठीक है, और सुनो, अगर कोई पेनल्टी, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, पहले तो वो हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि खर्चे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकते हैं लेकिन सरकार उन खर्चों को डिसअलाउ करती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमने देखा कौन सा, सबसे पहले हमने देखा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दूसरा हमने देखा अगर कोई पर्सनल नेचर का खर्चा है, फिर हमने देखा कि एनआर को पेमेंट किया गया और टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटना भूल गए या काटने के बाद डिपॉजिट करना भूल गए तो खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे 100%, और आर के केस में 30%। इनकम टैक्स या इंटरेस्ट और इनकम टैक्स डिसअलाउड है। इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी है, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, और इनके द्वारा इंटरेस्ट, इनके द्वारा लगाए गए इंटरेस्ट भी अलाउड है। ठीक है, पेनल्टी किसी भी लॉ में, अंडर एनी लॉ, अगर आपको किसी भी लॉ में पेनल्टी लगती है और ये पेनल्टी आप किसको कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी को पे कर रही हो, लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका चालान हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो ये सारे खर्चे जो है डिसअलाउ हो जाएंगे। और अगर आपने कोई पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पे कर ली, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये खर्चे अलाउड है। पेनल्टी आपकी गाड़ी जा रही थी, जिस ट्रक में आप माल लेके जा रहे थे उसका चालान हो गया, तो आपने वो भी खर्चे में जोड़ दिया, तो सरकार ने कहा इसको डिसअलाउ कर दो। हाँ, आपका एग्रीमेंट हो गया था मिस्टर ए के साथ, और मिस्टर ए को आपने कहा था कि हम आपको सप्लाई करेंगे माल, आपने सप्लाई नहीं किया, तो मिस्टर ए ने आप पे पेनल्टी लगाया और 1 लाख रुपए का पेनल्टी का अमाउंट आपसे रिकवर कर लिया, तो सरकार ने कहा ऐसा वाला पेनल्टी अमाउंट अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आइए देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है हमारा,
नेक्स्ट सेक्शन है 40A2 पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी। पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी, इस पे हमने रेगुलर क्लास में क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, पीजीबीपी का पूरा चैप्टर, वहाँ पे आप हमने इसको के क्वेश्चंस भी कराए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, बट नो डाउट कि यहाँ पे जितना भी मैं कराऊंगा दैट्स मोर देन सफिशिएंट, कि जिन बच्चों ने एक बार पढ़ा होगा तो उनको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सेक्शन 40A2 क्या कहता है। सेक्शन 40A2 ये कहता है कि अगर आपने, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इसको अपने ऑफिस में बिल्डिंग का रिपेयर कराना था और इसने मार्केट में ढूंढा और पाया कि मिस्टर बी अवेलेबल है जो ये काम करता है। अब मिस्टर ए जो है ये मिस्टर बी से बोलेगा भैया मेरा रिपेयर का काम कर दो। मिस्टर बी ने बोला कि मैं कर तो लूं लेकिन आपसे 90,000 रुपये ले लूंगा। कितना ले लूंगा? 90,000 रुपये मेरा कीमत है। मिस्टर ए ने 90,000 दे दिया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पे 90,000 डेबिट कर लिया रिपेयर के नाम पे। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भैया ये जो रिपेयर का पेमेंट है ये किसको किया? उसने कहा मिस्टर बी को। अच्छा मिस्टर बी तुम्हारा क्या लगता है? पता चला कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है ये आपस में ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि भैया यदि तुम ये रिपेयर, सेम रिपेयर किसी और से करा लेते, लेट इट बी मिस्टर सी से करा लेते, तो मिस्टर सी आपसे कितना चार्ज करता? तो मिस्टर सी ने कहा मैं इस रिपेयर का सिर्फ 50,000 रुपये चार्ज करता। कितना? 50,000 ओनली। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि इस 90,000 को यहां से हटा दो, यहां पे सिर्फ 50,000, यहां पे सिर्फ 50,000 रुपये लिख दो जो मार्केट वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, और जो 40,000 रुपये का आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, क्या पता दिया हो या ना दिया हो, हमें तो ये भी डाउट हो रहा है, इसको डिसअलाउ कर दो क्योंकि ये आपने अपने रिलेटेड पार्टी को पे किया है, रिलेटिव को पे किया है। हाँ, अगर मिस्टर बी आपका रिलेटिव नहीं है, ये आपका फ्रेंड है, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है, तो क्या होगा? तब इस केस में इसी को यहाँ पे 90,000 को ही मार्केट प्राइस माना जाएगा। चलो ठीक है, 22 से करा लिया। अब मिस्टर सी से पूछा भैया तुम कितना लेते? मिस्टर सी ने कहा मैं 1,20,000 रुपये ले लेता। अब कितना मानोगे? क्या अब 1,20,000 मान लो? नहीं, आपने जो खर्चा किया 90,000 अब उसी को मान लो। क्यों? क्योंकि भैया ने क्या किया? भैया ने हमें डिस्काउंट दे दिया। भैया ने 30,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। मेरा भाई है इसीलिए डिस्काउंट दिया, किसी और को थोड़ी देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, सेक्शन 48(2) क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने कोई पेमेंट कर लिया और ये पेमेंट अगर रिवेन्यू नेचर का है, याद रखना एग्जामिनर इस मामले में फंसाता है, अगर ये पेमेंट रिवेन्यू नेचर का है तो ही यहाँ पे क्या होगा, तो ही यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिलेटेड पार्टी। अगर आपने मिस्टर बी से एसी खरीदा फॉर एग्जांपल, या कोई मशीन खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, और ये आपने मिस्टर बी से खरीदा मान लीजिए 10 लाख रुपए में, तो सरकार कहती है यहां पे ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा तो है ही नहीं, ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो 48(2) नहीं लगेगा। क्लियर है बात? 48(2) कब लगेगा? जब रिवेन्यू नेचर का खर्चा हो और किसी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट गया हो। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन कह रहा है 40A(3) पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000। आइए जरा देखते हैं ये क्या कहता है। ये मिस्टर ए हैं और ये एक्स लिमिटेड है। मिस्टर ए एक्स लिमिटेड को गुड्स सप्लाई कर रहा है और एक्स लिमिटेड बदले में इसको क्या करेगी? पेमेंट करेगी। सरकार ने कहा यदि ये पेमेंट अदर देन बैंक मोड, बैंक मोड में सारे आ जाते हैं। ठीक है, आप इसमें जो अकाउंट पे ही चेक हो गया,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बीम, ये सारे आ गए इसमें। अदर देन बैंक मोड मतलब आता है आपका कैश मोड। कैश मोड में आपने कर लिया और ये पेमेंट आपका 10,000 रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे ही पड़े रहने दें 10,000 रुपए को। लेकिन यदि ये पेमेंट, अगर मान लीजिए पेमेंट 10,000 रुपए को एक्सीड करके, यहां पे 10,000 रुपए को एक्सीड कर गया, ग्रेटर देन 10,000, तो जितना भी पेमेंट आपने कर लिया, मान लीजिए मैंने इनको 15,000 का पेमेंट कर लिया एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए को, तो ये 15,000 आपने यहां पे डेबिट तो किया है, सरकार कहती है इसको यहां से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया अदर देन बैंक मोड आपने कोई भी पेमेंट कर दिया, किसी व्यक्ति को भी, यहां पे रिलेटेड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आपने अदर देन बैंक मोड कैश में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर लिया है, तो सरकार कहती है कि ऐसे खर्चे को यहां से डिसअलाउ कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में से हटा दीजिए। ठीक है। हाँ, अगर ये मिस्टर ए ये जो गुड्स सप्लाई कर रहा था ये एग्रीकल्चरल गुड्स है, मतलब ये जो मिस्टर ए है ये एक किसान है, फार्मर है, तो सरकार कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक रूल है सरकार का जो कहता है कि फार्मर को आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक का हॉलीडे है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप गवर्नमेंट को पे करते हैं तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। किसान को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बैंक हॉलीडे पे या गवर्नमेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक रूल है जो कहता है कि फार्मर को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को बैंक हॉलीडे पे या गवर्नमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, कैश में पेमेंट दे सकते हैं 10,000 से ज्यादा भी। ओके। और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए कहा गया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप 10,000 से ज्यादा तो दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट लगा लिया। लिमिट है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आप अप टू 35,000 रुपीज का पेमेंट कैश में कर सकते हैं। यदि इससे एक्सीड हो गया तो फुल अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सेक्शन है 40A सबसेक्शन 3A, एक्सपेंसेस क्लेम्ड अर्लियर ऑन एक्रूअल बेसिस, नाउ पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000। ये एक और सेक्शन है जो एग्जाम में आ सकता है, 40A 3A। ये सेक्शन सुनो ना क्या कहता है। ये कहता है कि अगर आपने, मान लीजिए कोई पेमेंट किया, पेमेंट करना था आपको, और ये पेमेंट आपको करना था यहां पे, ये साल है 17-18, आप एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। पेमेंट था 20,000 रुपए का, खर्चा था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 रुपए का खर्चा दिखाया, क्योंकि अभी आपने पे किया ही नहीं, तो इसलिए सरकार ने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, आप एक्रूअल बेस पे दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स। ये यहां पे खर्चा अलग हो चुका। अब साल आया 19-20, 19-20 में आपने इसका पेमेंट कर लिया यहां पे, और आपने 15,000 रुपए कैश दे दिया। क्या दे दिया? 15,000 रुपए का कैश पेमेंट कर लिया। अब सरकार कहती है कि भैया ये कौन से 15,000 रुपए है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाया नहीं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पहले दिखाया है, कब? 17-18 में, जब 17-18 साल चल रहा था, उस साल का पेमेंट है ये, और इस साल कर रहे हो, ठीक है। तो कैश बेस पे तो आप इसको दोबारा दिखा नहीं सकते, तो एक्रूअल बेस पे आप इस पे एक बार बेनिफिट उठा चुके हैं, तो
अब यहाँ पे अगर 10,000 रुपये से एक्सीड कर गया तो 40A3A कहता है कि ये 15,000 रुपये, अब यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस में है नहीं कि मैं हटा दूँ, ये 40A3A जो है ये आपका इनकम बनेगा। क्या बनेगा? इनकम बनेगा। उस साल में इनकम बनेगा जिस साल में आपने इसको पेमेंट कर लिया, और पेमेंट कैश में 10,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो ये उस साल का, मान लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, साल था यहाँ पे 17-18 और ये है 18-19 और ये है 19-20। यहाँ का पेमेंट था, आपने यहाँ पे खर्चा बुक किया 20,000 रुपये, इसका बेनिफिट उठाया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 17-18 में आपका प्रॉफिट था 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये कैसे आया था? आपने ये 20,000 को माइनस किया था, हाँ। अब यहां पे आप 20,000 का पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आपका मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, लेकिन ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में ये 20,000 रुपये माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पे इसको माइनस किया है 17-18 में। अब जब आपने पेमेंट कर लिया तो आपने 15,000 रुपये कैश में दिया। सरकार ने कहा एक काम कर लो, इसमें से जो 15,000 रुपये का पेमेंट कर लिया है ना, चलो पूरा 20,000 ही लेते हैं, कंफ्यूजन ना आ जाए, पूरा जो 20,000 रुपये का पेमेंट आपने किया वो कैश में कर लिया। सरकार ने कहा अब इसको आप अपनी इनकम में जोड़ो, तो आपका पीजीबीपी जो आएगा अब वो आएगा 1,70,000 रुपये। अब आप अपना नेट प्रॉफिट कितना दिखाएंगे? अब आप अपना नेट प्रॉफिट 1,70 दिखाएंगे। पहले कितना था? 1,85 था। अब कितना दिखाएंगे? अब 1,70 हो गया, ठीक है। ड्यू टू द रीजन कि आपने पहले एक्रूअल बेस पे एक खर्चे का बेनिफिट उठाया था, आज जब उसका पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट जो है 10,000 रुपये से एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है यहां तक, ओके। नेक्स्ट आइए, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड 40A7। ये सेक्शन कहता है यदि कोई एम्प्लॉयर है और इसने किसी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अमाउंट डाला तो जितना भी डालेगा ये सारा डिसअलाउड हो जाएगा, अनअप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में डाला है तो अलाउ है, वो तो हमने ऊपर देखा सेक्शन में, ठीक है। लास्ट क्लास का जो था पीजीबीपी का, वहां पे हमने एक्सपेंसेस अलाउड देखे। 40A9 क्या कहता है? ये कहता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉयर, फिर से आते हैं, एम्प्लॉयर इसने एनपीएस में पैसा डाला और ये एक्सीड कर रहा है 10% ऑफ सैलरी, तो ये डिसअलाउड है। सर सैलरी में हमने देखा सैलरी के बड़े सारे मीनिंग निकल के आते हैं। यहां पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, फॉर्मिंग पार्ट ओनली, ठीक है। अब यहां पे सर डिसअलाउड कितना हो जाएगा? देखो ऊपर तो हमने कहा था कि एम्प्लॉयर जितना भी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में डालेगा सारा का सारा 100% डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एम्प्लॉयर ने मान लीजिए अगर बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका 1 लाख रुपए आता है और एम्प्लॉयर ने जो डिपॉजिट किया है वो 15,000 रुपए किया है। अब यहां पे सरकार कहती है कि 10% तक तो ठीक है, 10% इसका कितना आएगा? इसका 10% आएगा 10,000 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस अब बताओ कितना आया? 5,000 रुपए। ये जो 5,000 रुपए है ये एक्सेस है, क्या है? एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ 10%, इसको डिसअलाउ किया जाएगा। ये 5,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? ये 5,000 रुपए क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। वापस आइए नेक्स्ट सेक्शन 40A9, ये देखा हमने। उसके बाद है 41(1), एक्सपेंसेस और लॉस क्लेम्ड अर्लियर एज रिडक्शन नाउ रिकवर्ड। सेम ही सेक्शन है जैसे हमने ऊपर ये वाला सेक्शन देखा था 40A3A, सेम ऐसा ही सेक्शन है।
ये कहता है 41(1) क्या कहता है? ये कहता है मान लीजिए साल 17-18 में आपने कोई एक्सपेंस किया था, खर्चा किया था। 19-20 में इस खर्चे के बदले में आपको रिफंड मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे दिखाया था कोई इनडायरेक्ट टैक्स जो आपने 17-18 में पे किया। अब जब आपने रिफंड ले लिया उसको 19-20 में, ये 17-18 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जब 19-20 में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो ये जो रिफंड का अमाउंट है, ये रिफंड का अमाउंट आप यहां पे इनकम साइड में लिखोगे रिफंड। ये आपका यहां पे इनकम बनेगा जितना भी होगा, ठीक है। या आपने यहां पे बता दिया कि कोई हमारा लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, कोई भी लॉस ले सकते हैं, 50,000 रुपए का। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराया था इसका स्टॉक का, तो आपको यहां पे मान लीजिए 50,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो ये इंश्योरेंस क्लेम आपका यहां पे इनकम बन जाएगा, पीजीवीपी बन जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस या लॉसेस जो आपने पहले बेनिफिट जिनका उठा चुके हैं, अब इस साल अगर उनमें से कोई इनकम आ गई तो उसको हम इनकम मान लेंगे करंट ईयर की, ठीक है। बात यहां तक ओके। वापस आइए, उसके बाद है सेक्शन 41(4). चलिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 43(1) क्या कहता है। 43(1) कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है। एक्चुअल कॉस्ट मीनिंग, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट आपको मैंने बताया था कि आप WDV डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, उसके बाद जोड़ा था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, माइनस किया था मनी पेएबल, याद है आपको। तो यहां पे जो एक्चुअल कॉस्ट यहां पे हम लिख रहे थे, उसी एक्चुअल कॉस्ट को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट का क्या क्या मतलब आता है। मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने इस गाड़ी को 4 लाख रुपए में खरीदा, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या बन जाएगा? मेरा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा 4 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ना, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी पहले मेरे पिताजी यूज कर रहे थे और पिताजी ने मुझे गिफ्ट दे दिया। पिताजी ने इसको 4 साल चलाया, 4 इयर्स। अब 5वें साल मुझे दे दिया, 5th ईयर में मेरे पास है। तो क्या आज भी पिताजी ने इस गाड़ी को 4 लाख में खरीदा था, तो क्या आज मैं भी इस गाड़ी की कीमत 4 लाख लिखूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जवाब है नहीं। तो कितना लिखूं, यही तो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है एक्चुअल कॉस्ट में। तो पहला पॉइंट जो हम करेंगे डिस्कस, वो आएगा जो हमने अभी रिसेंटली एक सेक्शन पढ़ा। पहला पॉइंट, अगर आपने कैश पेमेंट कर लिया और ये पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज से था, 10,000 रुपए से ज्यादा आपने कोई भी कैश पेमेंट कर दिया और इससे कोई एसेट परचेज कर लिया, एसेट परचेज कर लिया। मान लीजिए मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपए का, और मैंने इसमें 70,000 जो है अकाउंट पेई चेक से दिया,
और 30,000 रुपये जो है ये कैश से दिए। तो सरकार ने कहा जितना पैसा आपने कैश से पेमेंट कर दिया है ना, इसको मैं डिसअलाउ कर दूंगा, डिसअलाउ कर दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना मानूंगा? एक्चुअल कॉस्ट यहां पे कितना मान लिया जाएगा? सिर्फ 70,000 मान लिया जाएगा। तो जब मैं ऊपर लिखूं यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं यहां पे कितना लिखूं? यहां पे कितना लिखूं? सिर्फ यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा 70,000 रुपीज। ठीक है बात यहां तक। चलिए पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट क्या था? अगर आपने कैश में कोई एसेट परचेज किया है तो जितना अमाउंट, एक 10,000 रुपये तक कोई कैश में दिया है तो ठीक है, 10,000 से ऊपर कोई पेमेंट गया है कैश में तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो कैश में दिया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में कोई एसेट यूज किया है, अब साइंटिफिक रिसर्च खत्म हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे? एसेट को ऐसे ही रखेंगे, जला देंगे? नहीं, आप इस एसेट को क्या करेंगे? आप इस एसेट को नॉर्मल बिजनेस में यूज करेंगे। आप नॉर्मल बिजनेस में, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया हुआ एसेट अब आप नॉर्मल बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च में आपने देखा था यहां पे तो 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है, या किसी पे तो 150% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। आपने देखा है ये सारी चीज। अब अगर आपने यही मान लीजिए आपने 5 लाख का एसेट खरीदा था और आपने इसका 100% डेप्रिसिएशन लिया हुआ है और अब आप इसको नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हैं, और नॉर्मल बिजनेस में जब आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड लिखेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो एसेट दिखाना है, तो अकाउंट्स में जब एसेट को एंट्री करेंगे तो किस अमाउंट पे एक्चुअल कॉस्ट कितना मानेंगे? तो एक्चुअल कॉस्ट यहां पे निल लिया जाएगा, क्योंकि आपने इस 5 लाख का बेनिफिट ऑलरेडी उठा चुके हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत बार कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आप 5 लाख रुपए का जो आपको बेनिफिट उठाना था ये आप टुकड़ों में उठा रहे थे, अलग अलग टुकड़ों में, तो इसको डेप्रिसिएशन बोल रहे थे। अब आपने एक साथ में ही ले लिया, 100% डेप्रिसिएशन अलाउड इन द सेम ईयर। तो अब जो आपके पास है सिर्फ एसेट बचा हुआ है, इसका बेनिफिट कुछ नहीं बचा है। ये 5 लाख का बेनिफिट आप उठा चुके हैं, तो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट निल मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कार का, अगर कोई गिफ्टेड एसेट है, गिफ्टेड एसेट है तो क्या होगा? उसमें मान लीजिए पिताजी ने गाड़ी यूज की थी पहले, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि पिताजी ने ये जो 4 लाख रुपए की गाड़ी लाई थी इसको कितने साल यूज किया। मैंने कहा 4 साल यूज किया। और इस गाड़ी पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? आपने कहा है कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। ठीक है, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा होगा 40,000 रुपए। ठीक है, अगले साल इसके पास ओपनिंग WDV होगा 3,60,000 रुपए। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन निकालो 36,000 रुपए। फिर बताओ मेरे पास इसका ओपनिंग WDV कितना आया, वो निकाल को। फिर डेप्रिसिएशन निकालो तीसरे साल का, वो माइनस कर लो। फिर ओपनिंग WDV आएगा, फिर डेप्रिसिएशन निकालो चौथे साल का, वो अमाउंट निकालो। और मान लीजिए यहां पे 2 लाख रुपए आया, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि 2 लाख रुपए यहां पे आया फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे बताइए, मैं जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूंगा और उसमें जोड़ूंगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितना ले लूं। पिताजी ने तो 4 लाख की गाड़ी लाई थी, मुझे कितने की मिली? मुझे तो फ्री में मिली सर। तो मैं एक्चुअल कॉस्ट क्या मान लूं इसका? सरकार ने कहा कि आप मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर 4 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन क्लेम्ड बाय प्रीवियस ओनर। जो प्रीवियस ओनर है पिताजी, उन्होंने कितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसको लेस कर लीजिए। मान लीजिए कि उन्होंने 2 साल डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया, ये 2 साल डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया, सिर्फ 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाला। तो आपको उतना ही डेप्रिसिएशन यहां पे माइनस करना है जितना उसको अलाउ हो चुका है। और ये वाला जो अमाउंट यहां पे आया, सपोज 2 लाख रुपए जो हमने अभी निकाला था, तो ये इसको हम एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल कॉस्ट।
ठीक है, यहां तक गिफ्टेड एसेट हो गया। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 4, सेकेंड हैंड एसेट। सेकेंड हैंड एसेट, अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट आपने खरीदा और एसएससी को लगता है कि आपने ब्लैक मनी का उपयोग किया है, ब्लैक मनी का यूज किया है एक एसेट को पाने के लिए, या आपने इस एसेट की वजह से कुछ पैसा ब्लैक में अपने पास रखा हुआ है या आगे ट्रांसफर कर दिया है, तो सरकार कहती है कि इसका एक्चुअल कॉस्ट लेने से पहले आप एक बार असेसिंग ऑफिसर से पूछ लेना, अमाउंट डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर with approval of joint commissioner of income tax। एक्चुअल कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरा सेकेंड हैंड एसेट है। अगर उसको लगा कि आपने ब्लैक मनी का यूज किया हुआ है, ठीक है, या किसी भी कारण इसमें ब्लैक मनी का उपयोग हुआ है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो वैल्यू डिटरमाइन करेगा, अमाउंट जो वो बोलेगा वही आपको एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। ओके, नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये साल है 19-20 वर्ष में आपने यहां पे कहीं लोन लिया, यहां पे आपने लोन लिया, लोन टेकन, किस लिए लोन लिया? आपको एक एसेट परचेज करना है, आपने एसेट परचेज किया, यहां पे मैं लिखूंगा एसेट परचेज्ड, और उसके बाद इसको पुट टू यूज किया यहां पे। अब लोन तो यहां से आपने लिया है, तो इंटरेस्ट तो यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा आगे तक, जब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो सरकार कहती है कि यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट, इसको आप इस येलो एरिया को आप मान लीजिए, इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर लीजिए, और मतलब क्या इसका, इसको ऐड कर लीजिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में। अच्छा, यहां से यहां तक का जो आपने इंटरेस्ट आगे जब तक एसेट है जो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दीजिए। मतलब जब भी कोई इंटरेस्ट पे आप इंटरेस्ट, ये आपने लोन का इंटरेस्ट पे किया है, और एसेट जब तक पुट टू यूज ना हो, एसेट जब तक पुट टू यूज ना हो, तब तक का इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ेगा जब तक कि आप एसेट को पुट टू यूज ना करें। अगर आपने इस साल पुट टू यूज ही नहीं किया, मान लिया आपने इसको यहाँ पे पुट टू यूज किया कहीं पे, तो इस साल का यहाँ तक का यहाँ जो पूरा इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगले साल जब आप पुट टू यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, अगले साल से वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ओके, इसी का एक और सेक्शन है इसी से रिलेटेड, नंबर 6,
सब्सिडाइज्ड डस्ट, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, सपोज 50 लाख रुपए का, ठीक है। आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में लिखेंगे 50 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। आपने गवर्नमेंट से ग्रांट ले लिया, ग्रांट, इस एसेट को लेने के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, सब्सिडी मिला या कोई रिएम्बर्समेंट मिला। मान लीजिए आपको 30 लाख रुपए का ग्रांट मिला, सब्सिडी मिली, तो जब आप एक्चुअल कॉस्ट यहां पे लिखेंगे, अब एक्चुअल कॉस्ट 50 नहीं बनेगा, वो बनेगा 50 माइनस 30, कितना आएगा 20 लाख रुपए। आप यहां पे क्या लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 7, यह आएगा हायर परचेज सिस्टम का या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। देखो, हायर परचेज आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें ओनरशिप एट द एंड ट्रांसफर हो जाती है और आपको मालिक बनाया जाता है। आप पेमेंट्स करते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी आप वही करते हैं, पेमेंट करते रहते हैं। अब सुनो ना, क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट में कि अगर आप कैश में कोई एसेट खरीदेंगे तो आपको सपोज 1 लाख रुपए का पड़ेगा, और यदि आपने इसको इंस्टॉलमेंट कर लिया, या हायर परचेज कर लिया, तो सीन अलग अलग हो जाते हैं। जब आपने कैश में ले लिया 1 लाख रुपए का, तो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आपने हायर परचेज में ले लिया या इंस्टॉलमेंट में ले लिया, तो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में आपसे पहले ही बोला जाता है कि भैया सुनो, आपको 1 लाख रुपए पे, चूंकि हम आपको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे रही है, तो आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपका कॉस्ट 1,10,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी एक्चुअल कॉस्ट कितना मान लिया जाएगा, 1,10,000 रुपए, ठीक है। हायर परचेज के केस में क्या होता है, कॉस्ट इसका 1 लाख रुपए है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट लगा 6,000 रुपए पूरे साल का, ठीक है। तो आप जब एक्चुअल कॉस्ट लिखेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट में सिर्फ इतना लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 1 लाख लिखेंगे, और ये 6,000 का क्या करें सर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे एज इंटरेस्ट और वहां पे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हायर परचेज सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, वहां पे ये होता है कि भैया आपको देने पड़ेंगे 1,10,000, तो 1,10 ही आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाता है। और हायर परचेज के केस में पहले ही डिटरमाइन होता है कि भैया इतना आपका प्राइस है 1 लाख रुपए, लेकिन इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6,000 रुपए का, तो जितना डिले आप करोगे ये इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा। तो 6,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑफ कितने टाइम के लिए आप इसको करा सकते हैं हायर परचेज का। और कैश सिस्टम में ये होता है, कैश मतलब मैं बोल रहा हूँ बैंक मोड भी, जहां पे वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट में क्या होता है कि आप जितने का परचेज करते हैं उतना ही उसको मान लेंगे एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, यहां तक बात, ओके। एक और पॉइंट है, अगर आपने कोई एसेट खरीदा, लेट्स सपोज प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, और इसको खरीदते समय आपने जीएसटी पेमेंट कर लिया, जीएसटी का पेमेंट कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा था 1 लाख रुपए का, और आपने इस पे जीएसटी पे कर लिया 18,000 रुपए का, तो इसका कीमत अब 1,18,000 रुपए है। और यदि आपने इस जीएसटी का आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपने जीएसटी में पढ़ा होगा आईटीसी कैसे लेते हैं, बेनिफिट कैसे उठाते हैं, अगर आपने आईटीसी ले लिया 18,000 रुपए का, तो आप एक्चुअल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए मानेंगे। और यदि आपने आईटीसी नहीं लिया है, आईटीसी
नॉट टेकन, तब आपका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 1,18,000 ही रहेगा। क्लियर है बात? अगर आपने कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट खरीदा है, लेट्स सपोज प्लांट एंड मशीनरी आपने 1,00,000 रुपए का खरीदा, उस पर 18% जीएसटी का रेट है, तो 1,18,000 रुपए उसका कॉस्ट आ गया। यदि आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, 18,000 रुपए का बेनिफिट उठाया है, तो सरकार कहती है कि आपने 18,000 का बेनिफिट उठाया है तो एक्चुअल कॉस्ट आप 1,00,000 रुपए ले लीजिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आईटीसी नहीं ले लिया, तो सरकार उसके लिए क्या कहती है कि आपका पूरा जो कॉस्ट है 1,18,000 रुपए आप यहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास लेट्स सपोज एक मकान है जिसमें आप खुद रह रहे थे, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए रह रहे थे। अब आपने सोचा कि मैं इस मकान में, इसी सेम मकान को बिजनेस में लाता हूं और यहां पे ऑफिस या शोरूम खोलता हूं। तो जब आप अपने बिजनेस में एसेट्स दिखाएंगे, आपको इस बिल्डिंग का भी कीमत जोड़ना पड़ेगा, बिल्डिंग जुड़ेगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वहां पे तो ये बिल्डिंग भी आएगी, इसको जोड़ना पड़ेगा आपको एसेट्स में। इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या ले लें सर? ये जब हमने खरीदा था तब हमने मान लीजिए 10 लाख रुपए का खरीदा था। कब खरीदा था सर? 10 साल पहले। 10 साल पहले खरीदा था और आज 10 साल बाद इसको आप यूज कर रहे हो, तो सरकार ने कहा कि आप एक्चुअल कॉस्ट जो ले लेंगे, पहले तो ले लो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, हमने कहा 10 लाख रुपए, इसमें लेस करो नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन बताओ, बिल्डिंग अगर यूज हो रही है बिजनेस में और ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होती है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस पे क्या लगेगा सर? इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 5% एट द रेट 5%। आपने यहां पे निकाला, ठीक है, 10 साल का, और 10 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो यहां पे आया एक्चुअल कॉस्ट, इसको हम एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। मतलब हम मान लेंगे कि ये पहले से ही जिस दिन इसको एक्वायर किया था पर्सनल नेचर के लिए, उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और मान लीजिए यहां पे ये रेसिडेंशियल हाउस नहीं होता, ये प्लांट एंड मशीनरी होता। मान लीजिए मेरे पास एक एसी था, एसी मैंने परचेज किया था, मशीन पे डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। अब मैंने एसी को यूज कर लिया 2 साल के लिए, ठीक है, एसी मैंने खरीदा था 1,00,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो मैं डेप्रिसिएशन का रेट 15% लगा लूंगा, ठीक है, मैं 15% डेप्रिसिएशन लगा लूंगा और 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, और फिर जो मेरे पास अमाउंट बच के आएगा उसको मैं एक्चुअल कॉस्ट यहां पे बोलूंगा। ठीक है यहां तक? अच्छा, अगर कोई अदर एसेट बिल्डिंग के अलावा, अदर एसेट मतलब अदर देन बिल्डिंग, बिल्डिंग है तो नोशनल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब एसी है तो भैया क्या करें सर? आपने तो बताया कि 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सरकार ने कहा बाकी के जो एसेट्स हैं, बाकी के जो एसेट्स हैं, इनमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है इसी को हम एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। मतलब अगर एसी खरीदा है 1,00,000 रुपए का, भले ही 4 साल 5 साल बाद आप इसको बिजनेस में ला रहे हो, तो आप उसको 1,00,000 रुपए ही मान लीजिए, क्योंकि आपने यहां पे कोई बेनिफिट नहीं उठाया है एसी का। ठीक है, एसी का कोई बेनिफिट नहीं उठाया, तो 1,00,000 रुपए का जब आप इसको यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे इसको लेना। लेकिन अगर बिल्डिंग के केस में है तो बिल्डिंग के केस में भैया क्या है? बिल्डिंग के केस में सिंपली है कि जब बिल्डिंग एक्वायर की थी पहली बार, तब से लेकर जिस दिन यूज हुआ है, नोशनल डेप्रिसिएशन लगाइए एट द रेट 5%, नोशनल डेप्रिसिएशन लगाइए एट द रेट 5% और एक्चुअल कॉस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर कोई
अदर देन बिल्डिंग है तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, जितने का परचेज किया था। बिल्डिंग है तो उस पर एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन करेंगे। ठीक है यहां तक? ओके वापस आ जाते हैं और देखते हैं (43CA) क्या कहता है? (43CA) एक सेक्शन है, ऐसा ही एक मिला जुला सेक्शन है जो हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ते हैं। 43CA क्या कहता है? 43CA कहता है कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है और इसको आपने हेल्ड किया है, हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की तरह आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, और यदि आपने इसको सेल कर लिया और सेल बिलो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो जितना आपका पीजीबीपी, जितना आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसको पीजीबी मानेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसकी कीमत है, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख रुपए और मैंने इसको 40 लाख रुपए में बेच दिया, तो मेरा पीजीबीपी 50 लाख मान लिया जाएगा। क्योंकि मैंने इसको 40 में बेच दिया है तो मैं पीजीबीपी 40 ना दिखा के पीजीबीपी कितना दिखाऊंगा? पीजीबीपी 50 लाख दिखाऊंगा। ऐसा ही एक मिला जुला सेक्शन है 50C जो हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, वापस आइए 43B से पहले 41(4) पे एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं। 41(4) एसएससी होना चाहिए सेम। ठीक है, वापस आ जाइए, देखते हैं एक और सेक्शन हमारा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स भी हो गया। अब आइए सेक्शन 43B। अब हमारे पास बचा 43B, 43(6), इसके साथ साथ हमें 51 और 52 देखना है। 40AA, 40AB, 40AD, AE और ADA, ये सारे सेक्शंस अभी हमें देखने हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 43B का। 43B हम देखेंगे यहाँ पे, मेरे साथ साथ सुनना मेरे बच्चे। 43B क्या कहता है? 43B जो सेक्शन है ये कहता है अगर किसी गवर्नमेंट के फंड, गवर्नमेंट के ड्यूज आपके पास है, जो आपको गवर्नमेंट को पैसा पे करना है, या एम्प्लॉई के ड्यूज या बैंक के ड्यूज, जो पेमेंट्स आपको गवर्नमेंट को करने हैं या एम्प्लॉइज को करने हैं या बैंक को करने हैं। सपोज आपने बैंक से इंटरेस्ट लोन लिया है तो बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, बोनस कमीशन पे करना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह या कोई और चीज पे करना है। ठीक है, इन सारे खर्चों को तभी अलाउ किया जाएगा अगर ये पेड है। ओनली अलाउड इफ पेड, मतलब यदि ये खर्चे आपने किए हैं तो सरकार कहती है कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने दिखाया है कि मैंने सैलरी पे कर दिया है, बोनस पे कर दिया है, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है, ये सारे खर्चों का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करना है, कब तक पेमेंट करना है? ड्यू डेट आप आईटीआर से पहले पहले पेमेंट करना है, तो ये खर्चे अलग हो जाएंगे। अगर आपने आईटीआर के ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया,
ITR के ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो इनकम टैक्स ऑफिसर इन सब खर्चों को क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा। और ये कब अलाउ हो जाएंगे सर, फिर जब आप इसको अगले साल या फिर कभी पेमेंट करोगे तो फिर ये कैश बेसिस पे अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय के ड्यूज, गवर्नमेंट के ड्यूज या बैंक ड्यूज, ये तीन ऐसे हैं कि अगर आपने इनको पे कर दिया है, ठीक है, तो ही अलाउ हो जाएंगे। यदि आपने पे नहीं किया है तो ये अलाउ नहीं हो जाएंगे। ओके, सेक्शन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 43(6), सेक्शन 43(6) क्या कहता है, ये जरा एक बार देखिए। 43(6) कहता है WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, देखो WDV कैसे निकालते हैं। आपने सबसे पहले देखा कि हम जब भी कभी, पहले हम लेते हैं ओपनिंग WDV, इसको लेने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद हम इसमें लेस करते हैं मनी पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये हमारा आता है WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। सेक्शन 43(6) कहता है कि आप WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस निकाल लीजिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है, इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं रेगुलर क्लास में। जो बच्चे रेगुलर क्लास के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो रेगुलर क्लास को एक बार देख लीजिए, हमने वहाँ पे इनके क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर WDV फॉर डेप्रिसिएशन, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए ओपनिंग था, यहाँ पे 2 लाख आपका एडिशनल हो गया, और यहाँ पे आपने 4 लाख रुपए का सोल्ड कर लिया। आपके पास ओपनिंग WDV में एसेट्स थे A, B और C। आपने एसेट D को परचेज किया और आपने एसेट A को सोल्ड कर लिया, और यहाँ पे अब नेगेटिव फिगर आएगी। तो सरकार कहती है कि अब नेगेटिव फिगर आएगी तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप इसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जिसको हम बोलते हैं, ये कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको सेक्शन 51 और 52, सेक्शन 51 और 52, ये आपको सेक्शन 2 है जो आपको इसमें लगेंगे, जिसके हिसाब से आपको WDV निकालना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि अगर 50(a) को हम देख लेंगे, 50(a) क्या कहता है, 50(a) कहता है कि अगर कोई एसेट आपके पास है, एसेट है, और इसको आपने सोल्ड या ट्रांसफर कर लिया, और जो कंसिडरेशन आपने लिया दैट इज ग्रेटर देन ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। मतलब आपके पास एसेट था, ठीक है, आपके पास एसेट्स थे A, B और C। आपने एसेट D को परचेज किया तो A, B और C प्लस D को मिला के आपके पास जो एसेट बचा वो 3 लाख रुपए का था, और आपने जो कंसीडरेशन पाया A का वो 4 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए था। तो सरकार कहती है ऐसे केस में सेक्शन 50(1) लगेगा, और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG निकलेगा इसमें। फिर लॉस आए या गेन आए वो अलग चीज है, कैपिटल गेन दोनों को बोलते हैं, पॉजिटिव हो तब भी कैपिटल गेन है, नेगेटिव हो तब भी कैपिटल गेन है। अब ऐसा भी हो सकता है, 52 क्या कहता है, सुनना, 52 ये कहता है कि अगर आपके पास A, B और C एसेट्स हैं, इनकी ओपनिंग WDV है 1 लाख रुपए, और आपने एसेट D को परचेज किया 2 लाख रुपए का, और आपने A, B और C और D चारों एसेट्स को सोल्ड कर लिया 1.5 लाख रुपए का। अब तो आपके पास एसेट के नाम पे कुछ नहीं बचा, तो WDV में आपको यहां पे 52 लगाना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पे एम्प्टी हो गया है,
ब्लॉक ऑफ एसेट खाली हो गया है तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स विल सीज टू एग्जिस्ट। इन दोनों केसेस में ब्लॉक ऑफ एसेट विल सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि अब एसेट ही नहीं है तो भैया डेप्रेशन किस पे लगाए। ऊपर एसेट तो है सर, लेकिन डेप्रेशन मैंने पहले भी बताया, डेप्रेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू जितना आपने खर्चा किया है, आपने 1 लाख प्लस 2 लाख, टोटल 3 लाख का खर्चा किया था। इस 3 लाख का बेनिफिट आपको आगे चल के बहुत सारे वर्षों में उठाना है, लेकिन आपने 1 साल में ही 4 लाख का बेनिफिट उठाया। तो सरकार कहती है कि जो 1 लाख रुपए है ये आपका बेनिफिट है, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लो, क्योंकि आपको 3 लाख का बेनिफिट उठाना था, आपने 4 लाख का बेनिफिट उठाया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एसेट तो कोई बचा नहीं, अब सर डेप्रेशन किस पे लगाए, तो ब्लॉक ऑफ एसेट विल सीज टू एग्जिस्ट। आपने 3 लाख का बेनिफिट उठाना था, 1.5 का उठाया, ये जो 1.5 लाख रुपए आपका बचेगा इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, ये सेक्शन भी हो गया। अब आते हैं, ये कुछ सेक्शंस है 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट को डील करता है, 44AD AE और ADA ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन को लेके है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44AA की, कि कौन से व्यक्ति को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो लिखेंगे आप मेरे साथ साथ, सेक्शन 44AA। 44AA कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं। मेंटेन करूं या ना करूं, ये हमें कब देखना पड़ेगा सर। क्या हमें, देखो ये साल शुरू हो गया 19-20 फॉर एग्जांपल, आपको यहां पे ही पता होना चाहिए कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि नहीं है। 1 अप्रैल 2019 को ही पता होना चाहिए, तभी जाके तो पूरे साल मेंटेन करेंगे। इसीलिए सरकार ने कानून बनाया है कि पीछे के 3 वर्ष देखो, 18, 17 और 16, पीछे के 3 वर्ष देखो और हमें बताओ, क्या आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो? नोटिफाइड प्रोफेशनल, इन पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कौन होता है ये। या आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई अदर प्रोफेशनल हो। अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हो तो आपको देखना पड़ेगा, इफ ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स ₹1.5 लाख फॉर ऑल द 3 प्रीवियस ईयर्स। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 3 साल है 19-20 से पहले, 1, 2, 3, अगर आप नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि तीनों वर्षों में मेरा ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख को क्रॉस करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहां पे ले लूंगा कि मेरा यहां पे ग्रॉस रिसीट्स है 1,50,000, 1,60,000, 1,80,000। तो मुझे बताइए, मैं नोटिफाइड प्रोफेशनल हूं तो क्या मैं 19-20 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूं? जवाब है नो। क्यों सर? यहां पे तो 1.5 लाख भी है, 1,60 भी है, 1,80 भी है, हमें तो लगता है कि क्रॉस हो रहा है। यहां पे कंडीशन है एक्सीड, तीनों वर्षों में एक्सीड करना चाहिए, यहां पे एक्सीड नहीं हो रहा, यहां पे बराबर है। ठीक है, अगर यहां पे 1,55 होता तो मुझे यहां पे यस करना पड़ता, मुझे यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते। अच्छा सर, इनके लिए क्या आदेश है, बिजनेसमैन और अदर प्रोफेशनल के लिए? इनके लिए सरकार ने 2 तरह के कानून बनाए हैं। इनको कहा कि यदि तुम इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो तो आपका नेट प्रॉफिट अगर 2,50,000 से और टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर गया
ड्यूरिंग एनी 3 प्रीवियस ईयर्स। मतलब पीछे के 3 वर्षों में किसी भी साल आपका टर्नओवर 25 लाख को एक्सीड कर गया तो भैया आपको 19-20 में यहाँ पे बुक्स बनानी है। या कभी भी आपका नेट प्रॉफिट जो है 2.5 लाख को एक्सीड कर गया तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा सर, अगर कोई अदर प्रोफेशनल है, बिजनेस प्रोफेशन सॉरी इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के कोई अदर है, बिजनेसमैन है, ठीक है, फर्म है, तो उनके लिए क्या है? सरकार ने कहा अदर के लिए है, इफ नेट प्रॉफिट एक्सीड्स 1,20,000 रुपए और टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख ड्यूरिंग एनी 3 प्रीवियस ईयर्स। मतलब पीछे के 3 साल में से कभी भी आपका 1,20 से यहां पे मान लीजिए मेरा नेट प्रॉफिट है 1,20,000 रुपए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 1,40,000 रुपए और यहाँ पे 1,60,000 रुपए और टर्नओवर यहाँ पे है मेरा 12 लाख रुपए, यहाँ पे है 14 लाख रुपए और यहाँ पे 16 लाख रुपए। तो मुझे बताइए, मैं अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं तो क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊं कि ना बनाऊं? जवाब है, और किसी भी साल में 1,20 को ये एक्सीड कर गया तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर टर्नओवर कभी भी 10 लाख से एक्सीड हो गया तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में नेट प्रॉफिट की जो रेखा है वो कितना है? 2.5 लाख रुपए और टर्नओवर की जो सीमा है वो कितनी है? 25 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक बात ओके। वापस आ जाइए। अच्छा, एक और चीज है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हैं इनको 6 इयर्स तक आपको प्रिजर्व करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। उसके बाद आप चाहें तो इन बुक्स को जला सकते हैं, लेकिन 6 साल तक आपको इन बुक्स को अपने पास सिक्योरली अपने पास रखना पड़ता है। अगर डिफॉल्ट किया किसी एसएससी ने किसी ने डिफॉल्ट कर लिया, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए एज पर 44AA, तो सरकार कहती है उस पर पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी सर? पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपए की, ठीक है, अंडर सेक्शन 271A। ये पेनल्टी लगेगी उस पर यदि कोई व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है एज पर 44AA। ठीक है, वापस आ जाइए। 44AB की बात करते हैं, टैक्स ऑडिट की। 44AB क्या कहता है? यदि कोई बिजनेसमैन है और कोई अदर प्रोफेशनल है, अदर प्रोफेशनल मतलब जो नोटिफाइड प्रोफेशनल ना हो, अगर इन्होंने 44AD में कवर्ड है तो इसका मतलब है ये प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में आता है, ठीक है। इनके लिए सरकार ने कहा है इफ टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब आपको यह देखना है कि मुझे टैक्स ऑडिट कराना है कि नहीं कराना है। तो 19-20 साल अगर है, 19-20 में यदि आप 44AD की कैटेगरी में आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरा पूरा साल का टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। यदि कर रहा है तो हाँ, आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट इज मस्ट इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज। और यदि कोई अदर है जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में नहीं आता है, उसके लिए सरकार ने कहा इफ टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग
रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब यदि तुम प्रिजेंटिव टैक्सेशन में हो तो 2 करोड़ का लिमिट है, लेकिन यदि तुम प्रिजेंटिव टैक्सेशन में नहीं हो तो सरकार ने कहा आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हो रही है, यदि हाँ तो टैक्स ऑडिट करा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात ओके। सर नोटिफाइड प्रोफेशनल तो नहीं आया इसमें। नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए सरकार ने कहा यदि कोई नोटिफाइड प्रोफेशनल है, नोटिफाइड प्रोफेशनल, इनके लिए सरकार ने कहा इफ टर्नओवर exceeds 50 lakh during the relevant previous year, यदि 19-20 में आपका टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर गया, पूरे साल का टर्नओवर कितना 50 लाख को एक्सीड कर गया, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात ओके। चलिए सर टैक्स ऑडिट का क्या मतलब है। टैक्स ऑडिट मतलब होता है कि आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने आईटीआर का टैक्स ऑडिट फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको फॉर्म 3CB 3CD बोलते हैं, और ये आपको अपने आईटीआर के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट के साथ आपने नहीं भरा ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तो सरकार कहती है कि मैं पेनल्टी लगा लूंगी। पेनल्टी लग जाएगी 1.5 लाख रुपए और 0.5% ऑफ टर्नओवर, इन दोनों का जो लोअर होगा उतना पेनल्टी लग जाएगा, उतना पेनल्टी लग जाएगा। यह है अंडर सेक्शन 271B, ऊपर था 271A में, यहाँ पे 271B में पेनल्टी लग जाएगा। अगर कोई एसएससी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जिसको टैक्स ऑडिट करवाना है, उसने अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरवाया अपने आईटीआर के साथ, तो सरकार उस पर पेनल्टी लग जाएगी 1.5 लाख रुपए और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। और एक चीज है, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कवर्ड अंडर सेक्शन 44A(d), जो 44A(d) में कवर्ड है, मतलब ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन दिखाना चाहते हैं, तो सरकार ने इनसे कहा कि अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है, 50 लाख तक आपकी इनकम है, तो आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आपका जो इनकम माना जाएगा, इनकम इज इक्वल 50% ऑफ टर्नओवर, मतलब जितना आपका टर्नओवर है उसका 50% निकाल लीजिए, उतना हम आपकी इनकम मान लेंगे। अब कोई प्रोफेशनल ये कहता है कि नहीं सर, मेरी इनकम जो है, मान लीजिए इसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए था, तो सरकार ने कहा इससे सीधा सीधा आपकी इनकम कितनी हो गई, 20 लाख रुपए 50% के हिसाब से। अब मिस्टर ए जो नोटिफाइड प्रोफेशनल है, ये कहना चाहते हैं कि सर देखो ऐसी बात है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 लाख मुझे ज़्यादा इनकम लग रही है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी इनकम सिर्फ 12 लाख रुपए है, तो मुझे 12 लाख पे टैक्स देना है। तो इसको सरकार कहती है कि कोई बात नहीं है, आप अपना जो है टैक्स ऑडिट करा लीजिए, 44AB में आप अपना टैक्स ऑडिट करा लीजिए, तो हम आपकी इनकम 20 को ना मान के, 20 ना मान के कितनी मानेंगे, 12 लाख रुपए मानेंगे। अब मैंने कहा कि टैक्स ऑडिट के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरी है। पहला कि यदि कोई बिजनेसमैन या कोई प्रोफेशनल, अदर प्रोफेशनल, नोटिफाइड प्रोफेशनल को छोड़ के, यदि कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल कवर्ड है किसमें, 44AD में, वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आता है, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि टर्नओवर अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो टैक्स ऑडिट करा लीजिए। यदि कोई अदर में आता है तो उसके सरकार ने कहा कि 1 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जा रहा है तो टैक्स ऑडिट करा लीजिए। अगर नोटिफाइड प्रोफेशनल है तो सरकार ने कहा कि 50 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम हो जाती है तो आप टैक्स ऑडिट करा लीजिए। हाउएवर अगर कोई 44AD में नोटिफाइड प्रोफेशनल है और वो कहता है कि देखो सर, मेरी जो इनकम है एज पर 44AD तो 50% ऑफ टर्नओवर है, तो मुझे इससे कम दिखानी है अपनी इनकम। इफ द एसएससी वांट्स टू शो द लोअर इनकम देन 44AD शैल अप्लाई,
44AB में इसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी जाके उसकी इनकम 12 लाख मानी जाएगी, ना कि 20 लाख। ठीक है, ओके। अगर कोई बिजनेसमैन है और अदर प्रोफेशनल नोटिफाइड को छोड़ के और यदि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं, तो सरकार ने इसको कहा है कि यदि तुम्हारे पास अप टू 10 गुड्स व्हीकल है तो आप पे 44 AE लगेगा, प्रेजेंटिव टैक्सेशन। और यदि आपके पास मोर देन 10 गुड्स व्हीकल है और आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ को, तो आपको 44AB के तहत क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और 44 जैसे ही आपके 44 AE लगेगा तो सरकार कहती है कि आपकी जो इनकम होगी वो होगी 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स और 1,000 रुपये पर टन पर मंथ फॉर हैवी गुड्स व्हीकल। इसको मैं भी चर्चा करेंगे हम इस पे। 44 AE को अभी थोड़ी देर में हम करेंगे। तो 44 AE कहता है कि अगर आपके पास गुड्स है, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उस केस में क्या होगा, आपको 750,000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल आपकी इनकम मानी जाएगी। एक्चुअल इनकम को छोड़िए, हम ऐसे ही इनकम एज्यूम कर लेंगे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन इसी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकम प्रिज्यूम होती है। या तो हम 7,500 रुपये आपकी इनकम मानेंगे पर मंथ पर व्हीकल, या 1,000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल, पर टन पर व्हीकल मान लेंगे। अब अगर कोई एसएससी कहता है कि नहीं सर, यहां से मेरी इनकम मुझे ज्यादा लगती है, एसएससी वांट्स टू क्लेम लोअर इनकम, तो उसको सरकार कहती है कि भैया तुम एक काम करो, तुम भी 44 AB में टैक्स ऑडिट करा लो अपना, और अपनी इनकम को लोअर शो कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल HUF या फर्म है और ये रेसिडेंट है और ये एलिजिबल बिजनेस करते हैं, तो सरकार इनसे कहती है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप 44 AD में प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इनकम 8% और 6% ऑफ टर्नओवर माना जाता है, ऑफ टर्नओवर। ठीक है। और अगर कोई यहां पे एलिजिबल बिजनेस करता है और उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ को, तो सरकार उसको कहती है 44 AB में आप अपना क्या करा लीजिए, टैक्स ऑडिट करा लीजिए। 44 AB में आप अपना टैक्स ऑडिट करा लीजिए। लेकिन अगर कोई एसएससी इन में जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है और 44 AD में शामिल है, इसकी इनकम अगर 8% के हिसाब से मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए बनता है, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरी इनकम तो सिर्फ 6 लाख रुपए है, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम कर लो, आप अपना टैक्स ऑडिट करा लीजिए और आप लोअर इनकम शो कर सकते हैं। लोअर इनकम, अगर आपको लोअर इनकम शो करनी है तो आप टैक्स ऑडिट करा लीजिए, हम उसको कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई एजेंसी है, एजेंसी का बिजनेस करती है या ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं या कमीशन का बिजनेस करते हैं
या अदर प्रोफेशनल है या एनआर है, कंपनी है, एलएलपी है, एओपी है, इनको सरकार ने क्या कहा? इनको सरकार ने कहा इफ आपका टर्नओवर अगर एक्सीड हो गया है 1 करोड़ से तो आपको 44AB में टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि टैक्स ऑडिट किसको कराना है, तो जो 44AD में कवर्ड है सर, उनको टैक्स ऑडिट 2 सूरत में कराना है। अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, और यदि उनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, 44AD में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी लोअर इनकम क्लेम करें, तो उनको भी 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट कराना है। दूसरा है, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बिजनेस करता है जिसके पास 10 गाड़ियों से ज्यादा है तो उसको 44AB में ऑडिट कराना पड़ेगा अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। अगर कोई छोटा व्यापारी है जिसके पास 10 गुड्स व्हीकल से कम है तो उस पर सरकार ने कहा 44AE का बेनिफिट उठा लीजिए, आपकी इनकम हम प्रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने प्रिज्यूम वाली इनकम से कहा कि नहीं मुझे इससे भी कम इनकम दिखानी है तो टैक्स ऑडिट करा लीजिए। बाकी जितने भी हैं अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है तो सरकार उनको कहती है कि आप अपना टैक्स ऑडिट करा लीजिए। ठीक है जी, ओके। तो मैंने आपको कहा था कि 44AE को हम एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे हमारा कौन कौन सा हो गया, 44AB भी हो गया, 44AD भी हो गया हमारा। एसएससी जिसका 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ना हो तो वो 44AD में बेनिफिट ले सकता है। मैं यहाँ पे एक बार इसको फिर से डिस्कस करता हूँ 44AD को। 44AD, अगर कोई एसएससी जो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या फर्म हो, अगर इनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो ये 44AD में प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सर कि इनका इनकम कितना भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका टर्नओवर मान लीजिए 1.5 करोड़ है, 1.50 करोड़, तो इसका 8% और 6% हम इसकी इनकम मान लेंगे। एक्चुअल इनकम इसकी कितनी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हम मान लेंगे कि इसकी इनकम कितनी है, या तो 8% है या 6%। सर 8 कब मानेंगे और 6 कब मानेंगे? अगर आपने अदर देन बैंक मोड कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका 8% ले लेंगे, और यदि बैंक मोड में किया है तो उसका 6% मानेंगे। ठीक है, वापस आइए। एई क्या कहता है? एई कहता है कि यदि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बिजनेस करता है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बिजनेस करता है और उसके पास साल में कभी भी 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं था, साल में कभी भी उसके पास 10 गाड़ियों से अलावा नहीं था, तो सरकार कहती है कि भैया आप एक काम कर लो, आप प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में आ जाओ, आप प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन में आ जाओ। तो प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन इनके लिए क्या कहता है, आइए जरा इधर बता देता हूं आपको। AE के लिए प्रिजेम्प्टिव टैक्सेशन है कि यदि आपके पास हैवी गुड्स व्हीकल है, मतलब जो 12,000 kg से ज़्यादा का वेट जिनका है, तो इन पे हम जो प्रिज्यूम करेंगे टैक्स, इनकम इज इक्वल टू 1,000 रुपये पर टन पर व्हीकल पर मंथ। मतलब अगर ये 12 टन की गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नॉर्मल गाड़ी मानेंगे। लेकिन 12 टन से ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए ये 15 टन की गाड़ी है, 15 टन, तो क्या होगा? यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर यहां पे 15 टन की गाड़ी है तो 15,000 रुपये पर व्हीकल पर मंथ,
क्योंकि 1 टन का 1000 रुपए है तो 15 टन का कितना हो गया, 15,000 रुपए। हाँ, अगर आपके पास कोई अदर गुड्स व्हीकल है, अदर गुड्स व्हीकल है, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं है, आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पे 7,500 रुपये के हिसाब से पर मंथ पर व्हीकल अपनी इनकम मान लीजिए और इसको प्रेजेंटिव टैक्सेशन में 44AE का बेनिफिट उठा लीजिए। अब कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि नहीं सर, ये ऐसे तो मेरी इनकम ज़्यादा लग रही है, देखो 7,500 रुपये बहुत कम इनकम है, अगर हम देखेंगे तो एक महीने की, एक गाड़ी की, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज्यूम करना है कि इसकी इनकम 7,500 रुपये है, कि एक्चुअल इनकम को भूल जाना है। अब कोई अगर ये कहता है कि नहीं सर, मुझे जो है यहाँ पे 7,500 रुपये ज़्यादा लग रहा है या 15,000 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो सरकार ने कोई बात नहीं है, 44A भी है ना हमारे पास, टैक्स ऑडिट करा लो, जितना इनकम शो करोगे उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम अपना पूरा जो PGBP का ये है वो ओवर कर लेते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको कौन से क्लासेस की और ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और आपको उनमें बहुत ही कम तैयारी लग रही है, तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से आपको दोबारा करने, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ये जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ सारे व्हाट्सएप पे मुझे आते हैं मैसेज कि सर ये वाला लेक्चर अपलोड कर दो, तो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। तो बाकी अगर आपको लगता है कि और भी किसी लेक्चर में, किसी चैप्टर में आपकी कमी है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी अपलोड कर लूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।